गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 15 का भाग 1 का अध्ययन किया था। चलिए बच्चों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज अध्याय 15 के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस भाग 2 में हम क्या अध्ययन करेंगे? हम अध्ययन कर रहे थे जैव विविधता, और अगले वीडियो में हम जैव विविधता की परिभाषा देख रहे थे। तो बच्चों, जैव विविधता को यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम जान रहे हैं बच्चों कि जो भारत है, अगर देखें पूरा विश्व का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उस हिसाब से अगर देखें तो जो भारत है, भारत का पूरे विश्व का जो भूखंड है उसका जो है 2.4%। भारत जो है 2.4% जो है भूखंड है, भारत का भूखंड। अर्थात जो है यदि हम भूखंड के आधार पर देखें, क्षेत्र के आधार पर देखें, स्थलीय क्षेत्र के आधार पर देखें तो विश्व का जितना क्षेत्रफल है, स्थलीय क्षेत्रफल है, उसमें भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है वह 2.4% है। अर्थात यदि क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो विश्व में भारत का 7वां स्थान आता है। तो पूरे विश्व का 2.4% ही भारत का भूखंड है, स्थलखंड है। लेकिन भारत में जो जैव विविधता है बच्चों, वह जो है आपका जैव विविधता वह है 8.1% है। 8.1% जो है भारत में, पूरे विश्व में जो जैव विविधता पाया जाता है, ठीक है, उसमें भारत में, केवल मात्र भारत में 8.1% जैव विविधता पाया जाता है। और जो जैव विविधता है बच्चों, पूरे विश्व को जो है 12 जो है, ठीक है, महाजैव विविधता में विभाजित किया गया है। 12 महाविविधता वाला क्षेत्र, महाविविधता 12 महाविविधता वाले क्षेत्र में विभाजित किया गया है। या यूं कहें कि क्योंकि भारत, ठीक है, विश्व के पूरे भूखंड का 2.4% ही है, लेकिन इसमें जैव विविधता जो है 8.1% पाया जाता है। इसलिए यह जो 12 महाविविधता वाला क्षेत्र विभाजित किया गया है उसमें भारत भी एक शामिल है, ठीक है, क्योंकि 12 जो है मेगा डायवर्सिटी जो जैव विविधता क्षेत्र है उसको 12 महा डायवर्सिटी में विभाजित किया गया है, उसमें से भारत भी एक है। क्यों भारत एक है? क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है, भूखंड क्षेत्र है, वह 2.4% ही है विश्व का, लेकिन उसमें जैव विविधता 8.1% पाया जाता है। इसलिए भारत को भी इस 12 महाविविधता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक बच्चों, चलिए, यह तो रहा भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब हम आगे जैव विविधता के विषय में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो हम अध्ययन करेंगे अब जैव विविधता का प्रतिरूप, जैव विविधता का प्रतिरूप, जैव विविधता का प्रतिरूप हम अध्ययन करेंगे। और इसमें पहला जो हम अध्ययन करेंगे जैव विविधता प्रतिरूप में, वह अध्ययन करेंगे अक्षांशीय प्रतिरूप। अक्षांशीय प्रवणता लिखते हैं, अक्षांशीय प्रवणता अध्ययन करेंगे हम लोग बच्चों इसमें अक्षांशीय प्रवणता। किस आधार पर जैव विविधता होता है, ठीक है, उसमें जैव विविधता का प्रतिरूप हम उसका देखेंगे क्या प्रतिरूप है। और यह प्रतिरूप जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे अक्षांशीय प्रवणता के आधार पर किस तरह से जो है जैव विविधता पाई जाती है पूरे विश्व में। जो जैव विविधता है, ठीक है, आपको पता है पूरे विश्व में
जो जैव में विविधता है, जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उसमें एक समान जीव नहीं पाए जाते। ठीक है, इनका वितरण जो है एक समान नहीं है। कहीं पर जीव जो है अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर जीव कम पाए जाते हैं। जीव विविधता किसी क्षेत्रों में अधिक, किसी क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम उत्तरी ध्रुव में देखें तो वहां पर जैव विविधता जो है सबसे कम पाया जाता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखेंगे जैव विविधता सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो देखेंगे पूरे विश्व में जैव विविधता एक समान नहीं पाए जाते, अर्थात इसका वितरण एक समान नहीं होता। तो वही हम देखेंगे जैव विविधता प्रतिरूप में अक्षांशीय प्रवणता के आधार पर किस तरह से यह जो जीव है, जो जैव विविधता है, उसमें किस तरह से पाए जाते हैं। तो अक्षांशीय प्रवणता पढ़ेंगे। तो अक्षांशीय प्रवणता पढ़ने के पहले हम पहले अक्षांश पढ़ेंगे, यह क्या होता है। तो जो आपका जो है इस तरह से हमने एक बनाएंगे, एक गोलार्ध है बच्चों, आपको पता है इस तरह से जो है आपका ये गोलार्ध होता है। यहां पर थोड़ा सा ये आपका गोलार्ध है इस तरह से, ठीक। और पृथ्वी आपका एक गोलार्ध है, और ये पता है जो इसके ऊपर वाला भाग है, यह हमें पता है यह उत्तरी ध्रुव होता है, यह उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल। और यह आपका जो है दक्षिणी ध्रुव होता है, यह आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बच्चों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यदि हम पूर्व और पश्चिम की तरफ से बीच से विभाजित कर दें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीच से पूर्व पश्चिम की तरफ से अगर हम बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच दें, इन दोनों को हम बराबर बराबर विभाजित कर दें, ठीक है, एक काल्पनिक रेखा पूर्व पश्चिम, ठीक है, पश्चिम पूर्व की तरफ से इस तरह से यदि हम दो, यहां पर थोड़ा सा यह दूरी ज्यादा लग रहा है, इस तरह से रेखा खींचे, और यह बच्चों एक काल्पनिक रेखा है। यह काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में विभाजित करता है, और यह पूर्व और पश्चिम दिशा में यह रेखाएं खींची गई है। तो इस तरह से जो रेखाएं हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में विभाजित करता है, इस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी को विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य, ठीक बच्चों, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसी को हम जीरो अक्षांश, जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, यह एक गोलार्ध है, पृथ्वी एक गोलार्ध है, ठीक है, यह आपका उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी ध्रुव है, अर्थात यह आपका नॉर्थ वाला पोल है, नॉर्थ पोल है, और यह साउथ पोल है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा मैंने खींचा है, यह पूर्व पश्चिम की तरफ मैंने खींचा है, और यह जो काल्पनिक रेखा खींचा गया है, ठीक है, इसी रेखा को विषुवत रेखा, या इसी को भूमध्य रेखा, या इसी को जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अक्षांश क्या है, अक्षांश एक रेखा है जो पूर्व और पश्चिम में खींचा गया है, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी के समानांतर, इस भूमध्य रेखा
या विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है वह अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और यह पता है बच्चों, यह आप वृत्त बन गया है, और जो वृत्त है आपको पता है वृत्त में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और यहां से यहां से देखिए, यदि हम एक रेखा इस तरह से खींच दें तो यह 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है, यह 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, अर्थात यह जो है आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, और यहां भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से अगर इसके समानांतर यह जो अक्षांश रेखा है इसके समानांतर अगर एक एक डिग्री पर हम ये रेखाएं खींचेंगे तो यह जो है अक्षांश रेखा बन जाएगा। और कितनी अक्षांश रेखाएं बनेगा बच्चों, यह 90 अक्षांश रेखाएं बनेगी। यहां से एक एक डिग्री पर इस तरह से अक्षांश रेखाएं अगर हम खींचेंगे, इस तरह से एक एक डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींचेंगे तो कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, जो है यहाँ देखिए 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, क्योंकि 90 कोण बन रहा है, एक एक डिग्री पर तो 90 और 90 जो है इधर भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, तो 90 जो है आप उत्तरी गोलार्ध में खींच सकते हैं और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 ये 90 180 हुआ, और यह एक रेखा जो है बीच वाला, तो कुल कितने अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, कुल 181 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। इतने अक्षांश रेखा खींच सकते हैं, एक गोलार्ध पर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। 80 जो रेखाएं हैं जो है आपकी 90 रेखाएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होती हैं, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती है, और एक आपका बीच में है जिसको हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कुल मिला के जो है 181 अक्षांश रेखाएं होती है। और बच्चों आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह 23.5 अंश जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है, 23.5 अंश झुकी हुई है। तो यहां ध्यान रखिए, यदि हम जो है विषुवत रेखा से, ठीक है, 23.5 अंश यानी हम इसको झुका दें 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखाएं खींचे ऊपर की ओर, तो यह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगा, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगा, अक्षांश रेखा। और ये जो है 23.5 जो है डिग्री का अक्षांश रेखा खींचा गया है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ ये देखिए, तो इसी को बोला जाता है कर्क रेखा, इसी को बोला जाता है कर्क रेखा। ठीक उसी तरह से 23.5 डिग्री पर हम दक्षिण की तरफ भी जो है हम खींचे, दक्षिण की तरफ ये खींचे तो इस रेखा को बोला जाता है, यह भी 23.5 डिग्री होगा, 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है अक्षांश रेखा, और इसलिए इस रेखा को बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा। अब सर यहां से भी जो है हम 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री का यह अक्षांश रेखा है उत्तर की तरफ, और 66.5 डिग्री का अगर हम यहां पर भी बनाए, ठीक है, तो यह जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक उसी तरह से यह भी बच्चों 23.5 अंश जो है आपका यह उत्तरी अक्षांश है, यह दक्षिणी है, तो 66.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा कहलाता है, और यह आपका उत्तरी ध्रुव है, यह दक्षिणी। तो इस तरह से बच्चों अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। तो यह जो 23.5 अंश का अक्षांश रेखा है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, यह उत्तरी गोलार्ध में है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश अक्षांश रेखा यदि हम दक्षिण में खींचे, ठीक है, तो यह मकर रेखा कहलाता है। और यह जो कर्क रेखा है बच्चों आपके भारत का जो इलाहाबाद स्थान है, इलाहाबाद में नैनी एक स्थान है, तो इलाहाबाद में नैनी से होकर यह कर्क रेखा होकर गुजरता है भारत से, ठीक है। तो यह तो अक्षांश रेखाएं हुआ, हमने आपको बताया
कि यह जो है आपका एक गोलार्ध है, पृथ्वी का यह एक गोलार्ध है। ऊपर वाला जो है यह उत्तरी ध्रुव, नीचे देखेंगे उस पर यह दक्षिणी ध्रुव। बीच में एक काल्पनिक रेखा हमने खींच दिया है जिसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके समानांतर जो है हम रेखाएं खींच सकते हैं। यदि हम 23.5 डिग्री पर अक्षांश रेखाएं खींचे इसके समानांतर, तो वह कर्क रेखा जो होता है उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम 23.5 डिग्री का भूमध्य रेखा के समानांतर यदि हम रेखा खींचे दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसको हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, कितने अक्षांश रेखाएं इस गोलार्ध पर खींचे जा सकते हैं, तो आपको पता है बच्चों 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि यह वृत्त है और वृत्त में 360 डिग्री बनते हैं। अगर यदि एक एक डिग्री पर हम यह अक्षांश रेखाएं खींचे भूमध्य रेखा के समानांतर, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं और 90 हम दक्षिणी गोलार्ध में खींच सकते हैं, जो 180 अक्षांश रेखा हुआ। और यह एक बीच वाला जो जीरो अक्षांश रेखाएं हैं उसको मिलाकर 181 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यह तो अक्षांश रेखाएं रहा। अब देखिए जो सूर्य का प्रकाश है बच्चों, जो हमारा पृथ्वी है 23.5 अंश झुका हुआ है। तो 23.5 अंश झुका होने के कारण जो आपका उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव है, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। इसलिए यह साल भर जो है यह साल भर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर साल भर जो है बर्फबारी पड़ती है। हिमच्छादित प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, यह बर्फ से ढका होता है यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इस कारण जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो आपका जैव विविधता है यह बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि जीव के उद्भव के लिए सूर्य का प्रकाश भी बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, और यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए यहाँ जो है जो जीव है उनका उद्भव और उनका विकास यहाँ पर नहीं हो पाता। इसलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जैव विविधता सबसे कम पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो है जो पृथ्वी है वह 23.5 अंश झुकी है। 23.5 अंश झुकी होने के कारण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता और यह यहाँ पर हिमच्छादित प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर साल भर जो है क्या है बर्फबारी होती है और यह बर्फ से ढकी होती है। इस कारण यहाँ पर जो है जीव की विविधता बहुत कम पाई जाती है। तो एक प्रश्न तो यह हुआ जैव विविधता सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो उत्तर हुआ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्यों कम पाई जाती है, इसका भी उत्तर हमने दिया, क्योंकि आपका जो है पृथ्वी है वह 23.5 अंश पर झुकी हुई है, जिसके कारण जो है सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंच पाता और यह हिमच्छादित प्रदेश कहे जाते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। अब हम दूसरा चीज देखेंगे कि जो है जैव विविधता सबसे अधिक किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं कि जो सूर्य का तापमान है, ठीक है, उसके आधार पर इस गोलार्ध को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यह बच्चों जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, यह वाला क्षेत्र तो भूमध्य रेखा है, यह पता है। यह वाला क्षेत्र आपका भूमध्य रेखा है, यह वाला क्षेत्र आपका भूमध्य रेखा है, आपको पता है। तो यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच यह वाला क्षेत्र, बच्चों अगर हम यह वाला क्षेत्र देखें यहाँ तक कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच तक, तो यह वाला क्षेत्र कहलाता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक बच्चों, यह कर्क रेखा और मकर रेखा माने भूमध्य जो रेखा है, जो विस्तृत रेखा, उसके दोनों तरफ 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण का ये जो बीच की रेखाएं हैं, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अब 23.5 अंश से जो है 66.5 जो है अंश जो है वह उत्तरी ओर देखें, तो यह जो है आपका समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है।
समशीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण, यह समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। यह उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र और यह दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, और यह वाला ऊपर वाला जो है यह शीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है, शीतोष्ण, यहां भी शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण क्षेत्र, और यह भी आपका शीतोष्ण क्षेत्र। इस तरह से बच्चों जो सूर्य का टेम्परेचर है, जो तापमान है, सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है, उसके आधार पर इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखेंगे जो विषुवत रेखा है उसके दोनों तरफ 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश जो है दक्षिण, यह वाला क्षेत्र हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। उसके ऊपर वाला क्षेत्र अगर हम उत्तर में देखें तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र और यहाँ आए दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र, माने 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 66.5 अंश उत्तर की ओर और 23.5 अंश आपका जो है दक्षिण की तरफ और जो है 23.5 अंश दक्षिण की तरफ से लेकर 66.5 अंश जो है आपका दक्षिण की ओर दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं। यह आपका उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र है और यह दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह से जो है इसको डिवाइड किया गया है। यह जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है बच्चों, यहाँ साल भर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। सूर्य का जो प्रकाश है यहाँ पर लंबवत पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, और आते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता, जो है तिरछा पड़ता है, उतना लंबवत नहीं पड़ता जितना लंबवत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पड़ता है। तो सूर्य का जो टेम्परेचर देखें तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम होता है और शीतोष्ण क्षेत्र जो है यहाँ पर तो बिल्कुल जो है आपका तिरछा पड़ता है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं। ठीक वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो देखेंगे बच्चों कि यदि हम जो है देखें जैव विविधता, तो सबसे अधिक जैव विविधता जहां पाया जाता है वह कौन सा क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र है बच्चों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ठीक है जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न बना। और सबसे कम किस क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है, तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। सबसे अधिक जो है जैव विविधता किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपको पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उससे अधिक भी पूछा जाए तो सबसे अधिक जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पाया जाता है। और क्षेत्र पूछा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर और भूमध्य रेखा के 23.5 अंश दक्षिण, ठीक है, वो हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश रेखा इसको कहते हैं, इस पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ठीक है आपका जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, एक चीज और देख ले, जैव विविधता ध्यान रखिए, जब जैव विविधता हम दक्षिण से देखें, दक्षिण ध्रुव से अगर हम इस भूमध्य रेखा की ओर बढ़े, भूमध्य रेखा की ओर बढ़े तो जैव विविधता क्या होता, बढ़ता है। जैव विविधता जो है बढ़ता है, क्योंकि देखिए हम दक्षिण ध्रुव से कहां पहुंच रहे हैं, हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर पहुंच रहे हैं। और हमने आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो उत्तर दक्षिणी ध्रुव से यदि हम भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं तो जैव विविधता बढ़ेगा। और यदि जो है हम भूमध्य रेखा से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ इस तरफ से जो है आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, जैव विविधता घटेगा, घटती है। वही चीज यहां पर है, यदि हम जो है भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाए, इस तरफ जाए,
तो क्या होगा, जैव विविधता घटेगा बच्चों, घटती है। और यदि जो है हम जो है उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए तो क्या होगा, जैव विविधता बढ़ता है। ठीक बच्चों, वही चीज है। ठीक है, तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए इसका अगर हम उदाहरण देख लें, इसका अगर हम कुछ उदाहरण देखें, तो अगर हम उदाहरण देखना चाहें इसका, अगर बच्चों इसका हम उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण देखें, यह आपका विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर यह 23.5 अंश जो है कर्क रेखा है, यह 66.5 अंश जो है आपका उत्तर में है, और यह 66.5 अंश यह आपका मकर रेखा है। तो देखिए यदि बच्चों, तो अगर पूछा जाए कौन सा स्थान है जो सबसे अधिक जो है आपका जैव विविधता पाया जाता है, तो यहां पर जो है जब यह आपकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जहां पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जहां पर मिलते हैं, अर्थात उनकी संधि पर, जिसको हम बोलते हैं कोलंबिया, यहां पर वह स्थान है बच्चों। यहां से यह उत्तरी अमेरिका और यह दक्षिणी अमेरिका यहीं पर जो है आपका मिलते हैं, और यहीं पर है कोलंबिया। कोलंबिया पर हम देखेंगे यहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगर हम देखें तो कोलंबिया में जो आपके पक्षी हैं उसमें 1400 प्रजातियां पक्षियों की पाई जाती है। 1400, कोलंबिया में 1400 पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। कोलंबिया कहां पे है बच्चों, यही आपका जो भूमध्य रेखा, उसी भूमध्य रेखा पर है। यह जो कोलंबिया है यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का यह संधि यहीं पर मिलते हैं, और यह भूमध्य रेखा पर पड़ता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर पड़ने के कारण जो है यहाँ पर पक्षियों की प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है, और यह 1400 पाई जाती है। अगर इसकी थोड़ा सा और हम आगे बढ़े, ठीक है, तो देखेंगे 41 डिग्री, यहाँ 23 डिग्री है, और करीब अगर हम यहां पर आ जाए 41 डिग्री पर, 41 डिग्री जो है उत्तर पर हम आ जाए तो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में देखेंगे यहां पर पक्षियों की प्रजाति 105 पाई जाती है। 105। देखिए बच्चों, भूमध्य रेखा पर जो कोलंबिया था वहां पर पक्षियों की प्रजाति कितनी पाई गई, 1400 पक्षियों की प्रजाति पाई गई। और वहीं पर हम 41 डिग्री, ठीक है, उत्तर की ओर अगर हम बढ़े न्यूयॉर्क में, तो पक्षियों की प्रजाति 105 पाई गई। तो किस तरह से जब हम भूमध्य रेखा से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, तो किस तरह से इनकी प्रजातियां देखिए घट रही है। और 41 डिग्री है, अगर हम 71 डिग्री पर पहुंच जाए, अगर हम यहां के करीब पहुंच जाए 71 डिग्री के करीब, 71 डिग्री उत्तर में अगर हम पहुंच जाए, ठीक है, ग्रीनलैंड में पहुंच जाए, ग्रीनलैंड, तो यहां पर देखेंगे ग्रीनलैंड में पक्षियों की जो प्रजाति है बच्चों, पक्षियों की प्रजाति वह केवल पाया जाता है 56 प्रजाति पक्षियों की पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, हम एक उदाहरण आपको बता रहे हैं किस तरह से जैव विविधता जो है आपका जो है भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक पाया जाता है। देखिए कोलंबिया भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर पक्षियों की 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। आ जाए न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री अक्षांश पे है, उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है, और यह जो है यहाँ पर 105, ठीक है, पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। देखिए किस तरह से हम भूमध्य रेखा से कहाँ पहुंच रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर, और यह जो 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, वह किसमें जो है, यह हम जो है उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में है, अभी हमने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए पक्षियों की जो जातियां घटती गई। अब आ जाए ग्रीनलैंड जो 71 डिग्री है, तो यह देखेंगे एकदम शीतोष्ण क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर पक्षियों की जो जातियां जो है 56 डिग्री हो गई, 56 हो गया। ठीक है, 1400 पक्षी की प्रजाति, 105
पक्षी की प्रजाति और 56 पक्षी की प्रजाति। अगर हम भारत देखें तो भारत में, क्योंकि भारत का जो आपका प्रदेश है वह उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों में जो है आपका भारत का स्थान स्थित है। जो आपका यह जो है कर्क रेखा है, आपके कर्क रेखा से जो भारत का बीच वाला भाग, कर्क रेखा जो है भारत के नैनी से होकर जाता है, मैंने कहा, तो यह जो भाग है, ठीक है, इस तरह से यह आपका भारत का नक्शा है। यह आपका क्षेत्र है। यह भारत का चित्र है बच्चों। और भारत के चित्र में देखेंगे, भारत जो है, ये देखिए यह वाला भाग, यहाँ तक वाला भाग, यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ रहा है और यह समशीतोष्ण वाले क्षेत्र में आ रहा है। तो भारत का जो भूखंड है, भारत का जो भूभाग है, वह आपका जो है उष्णकटिबंधीय भाग में भी पाया जाता है और समशीतोष्ण भाग में भी पाया जाता है, ठीक है। और चूंकि यह अधिकांश भाग इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए भारत पर जो पक्षियों की प्रजाति है वह 1200 पक्षियों की प्रजाति भारत में पाई जाती है। तो आपने देखा कि जैव विविधता का जो मैं दूसरा भाग था उसमें मैंने अध्ययन किया कि जो है विश्व का जो भूखंड है उसमें भारत का जो है योगदान है भूखंड में, वह भारत जो है 2.4 क्षेत्र पर फैला हुआ है, अर्थात विश्व का जितना ही क्षेत्रफल है उसमें भारत 7वां स्थान आता है। 2.4 भूखंड ही है भारत का, और उसके बावजूद भी 8.1% जो है जैव विविधता पाया जाता है। इसलिए भारत 12 महाविविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है। जैव विविधता प्रतिरूप कहाँ जो है जैव विविधता कैसे कैसे जो है इनका जो है वितरण है, हमने देखा, अभी हमने देखा कि जो है जैव विविधता जो है एक समान रूप से वितरित नहीं है, ठीक है, इसमें असमानता है। और असमानता का कारण क्या है, हम पहले जो है देखेंगे अक्षांशीय प्रवणता के आधार पर। अक्षांशीय प्रवणता पढ़ने के पहले हम लोगों ने देखा कि अक्षांश क्या है। यह आपका भूमध्य, यह आपका गोलार्ध है। गोलार्ध में ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। इन दोनों को विभाजित करने वाला एक काल्पनिक रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं। क्योंकि यह वृत्त है, वृत्त आपका 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर एक एक डिग्री का कोण बनाए तो ऊपर की ओर जो है 90 डिग्री, नीचे की ओर 90 डिग्री, 180 डिग्री, बीच में यह 0 डिग्री, कुल मिला के 181 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। क्योंकि आपका पृथ्वी जो है 23.5 अंश से झुकी हुई है, ठीक है, और जो 23.5 अंश डिग्री पर जो हम अक्षांश रेखा खींचते हैं उत्तर की ओर उसको कर्क रेखा, और 23.5 अंश का जो हम अक्षांश रेखा दक्षिण की ओर खींचते हैं उसको हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर और भूमध्य रेखा के 23.5 अंश दक्षिण को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश साल भर जो है सीधे लंबवत पड़ता है। दक्षिण ध्रुव में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए जैव विविधता यहाँ पर सबसे कम पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है अक्षांशीय प्रवणता के आधार पर किस तरह से जो है आपके ब्रह्मांड या पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है, किस तरह से हमने इसका अध्ययन किया। अगला अध्ययन हम जो है अगली कड़ी जैव विविधता प्रवणता में देखेंगे कि जातीय प्रवणता क्या है, जातीय प्रवणता के आधार पर किस तरह से जैव विविधता पाई जाती है। यह हम इसका अध्ययन अगले जो है भाग 3 में करेंगे। तब तक बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।